कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है। जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी साथियों को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को आप खुश रहें, मस्त रहें। आज की वीडियो में हम लोग जो आपका 25 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसको लेकर के चलेंगे। जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके सबसे पहले प्रश्नों को आज की वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा और इसे पेपर ना समझना, पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और किस टाइप से कैसा कैसा प्रश्न आपका बन सकता है, सभी प्रश्नों को दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर लंबा हो तो पूरा देख करके जाना। वादा करता हूं जिस प्रकार से अगली बार आपका प्रश्न फंसा था 12 से 13 क्वेश्चन, इस बार ज्यादा फंसेगा मेरे दोस्तों। ये मेरा आपका भरोसा विश्वास कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा ना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपका जो पहला प्रश्न पूछा था, ये जो गणित द्वितीय सेमेस्टर 2020 का हुआ था आपका पेपर, उसका जो आपका पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कह रहा था एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं। आपका मान लेते हैं मेरे दोस्तों, एक 3 सेंटीमीटर दे रहा था, एक 5 दे रखा था और एक दे रखा था मेरे दोस्तों कितना आपका 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था? 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा था कि वो आपका त्रिभुज कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो त्रिभुज संभव नहीं होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? त्रिभुज संभव नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों? क्योंकि आपने तो मुझे बताया था कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हो तो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तब ये क्यों त्रिभुज संभव नहीं है? मेरे दोस्तों, इसकी एक कंडीशन होती है। अगर आप ट्राई करके अगर देखना, अगर कोशिश करना कि बन सकेगा तो हमें बता देना। इसमें यह होता है कि दो भुजाओं का जो सम होता है, मतलब कि दो भुजाओं का जो योगफल होता है, वो सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है मेरे दोस्तों? बड़ा होता है। क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अगर मैं इसका और इसका सम कर लेता हूं तो हो जाएगा, देखिए 3 + 5 और तीसरी भुजा कितनी है? 8। तो 8 के बराबर क्या हो गया आपका? 8 हो गया। तो दोनों बराबर हुआ, मतलब ये बड़ा नहीं हुआ, इसलिए आपका त्रिभुज संभव नहीं होगा। क्योंकि हमेशा दो भुजाओं का जो योगफल होता है वो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर आप ट्राई भी करेंगे तो यहाँ 8 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ये वाला संभव ही नहीं हो पाएगा, ऐसे खींचा जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा मेरे दोस्तों, प्रैक्टिकली आप ऐसे करेंगे तो ये जो लाइन है, ये वाला है त्रिभुज जो ऐसे आपका बन रहा है, ऐसे भी नहीं बनेगा, पूरा एक सीधी लाइन में हो जाएगा। आप जरा सोचिएगा, अपने दिमाग में जरा सोचने की एक बात कोशिश करिएगा। अगर 5 सेंटीमीटर मैं ये ले लूं और 3 सेंटीमीटर ये ले लूं तो 5 3 8 हो रहा है, तो इसके बराबर ही तो हो जाएगा, पूरा एकदम सीधा तन जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, एक 8 सेंटीमीटर का धागा ले लीजिए और एक 8 सेंटीमीटर का धागा ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर इधर खींच करके और 3 सेंटीमीटर इसे मिलाने की कोशिश करिए, जरा देखिए क्या वो मिलता है क्या। दोस्तों, वो जो है आपका नहीं मिलेगा एक सीधा में, वो सीधा इसी में पर क्या होगा? मिल जाएगा। इसलिए ये त्रिभुज आपका संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि आप क्षेत्रफल भी निकालेंगे इसका तो आपका क्षेत्रफल जो होगा मेरे दोस्तों वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस बार हो सकता है कि आपका प्रश्न ऐसे दे दे कि 3 भुजाओं को जो दिया है इसके में हो सकता है कि 8 न दे करके हो सकता है 7 दे दे, और आपका हो सकता है कि आपका विषम बाहु त्रिभुज पूछा जा सकता है। ऐसा भी चीजें हो सकती हैं। तो ये पहली वीडियो है, अच्छे तरह से देखिएगा, आपका पूरा नंबर आएगा, ये बात मेरा वादा है मेरे दोस्तों, अगर सही से पूरा देख लिए तो। दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था दोस्तों, कह रहा था कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया था प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों? वह संख्या
जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है वो होती है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसमें से आपका ऑप्शन दिया था, एक संख्या आपका दी हुई थी 2 दे रखा था, दूसरी दिया था आपका करड़ी में 2 और तीसरी दिया था आपका 0.2 और चौथा जो आपका दिया था वो आपका 0 दिया था। अब इसमें से आपका प्राकृतिक संख्या क्या होगी? वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है वो हो जाएगी आपका, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। तो ये ऑलरेडी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा इसमें 0 और 2 में, तो मेरे दोस्त 0 अगर लगा देते हैं प्राकृतिक संख्या में तो वो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, मतलब पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर कट गया। बचा क्या आपका? 2 बचा। तो इसमें से जो आपकी प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी मेरे दोस्तों? 2 होगी। क्या होगी आपका? 2 होगी। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया था, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? क्या है मेरे दोस्तों? निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? और उसमें आपका ऑप्शन नंबर दिया था, इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया था वो दिया था आपका, देखिए 22/7। कितना दिया था? देखिए 22/7 पहला ऑप्शन दिया था। दूसरा ऑप्शन दिया था पाई। तीसरा जो आपका ऑप्शन दिया था वो दिया था 0.69 और चौथा जो ऑप्शन दिया था देखिए 5/16। अब इसमें से आपसे पूछा था इसमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो मेरे दोस्तों हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो 22/7 है, आप बोलेंगे 22/7 पाई का भी मान होता है। मेरे दोस्तों पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान जो होता है 3.1472327 ऐसे समथिंग करके होता है, लेकिन इसका मान लिया जाता है कि 22/7 है। और ये भी मैंने बताया था यदि 22/7 कहीं पर दे दिया तो इसको किस रूप में माना जाएगा? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो सिंपल बात है, अगर ये P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है इसलिए ये आपका परिमेय संख्या होगी। दूसरी बात कि पाई जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड पर हो जाता। तीसरी बात कि 0.69 जो है वो परिमेय संख्या कैसे है? तो मेरे दोस्तों 0.69 है तो क्या मैं ऊपर भी 100 का गुणा करके नीचे भी 100 का गुणा अगर कर दूं तो क्या ये 69/100 हो जाएगा? क्या जब 69/100 हो गया तो क्या ये P/Q के रूप में नहीं हो गया? क्या हो गया? इसलिए ये आपका परिमेय संख्या है। चौथा जो ऑप्शन आ गया, देखिए ये 5 है, करड़ी में 16 है। तो जब करड़ी में आपका 16 है इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो 4 गुणित 4 तो 4 एक बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब इसे हम 5/4 लिख लेंगे। तो क्या ये भी आपका परिमेय संख्या होगा? क्या ये भी आपका एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसे P/Q के रूप में हमने लिख लिया है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा परिमेय संख्या नहीं होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया था वो बढ़िया क्वेश्चन था और ठीक ठाक क्वेश्चन था। पूरे चीजों को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं, यहां से आप कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ते हुए जाएंगे, ना कि सिर्फ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से सर्व समीका है। क्या दिया था दोस्तों? चौथा जो आपका क्वेश्चन दिया था वो इसमें पूछा था कि सर्व समीका के बारे में पूछा था। तो दोस्तों सर्व समीका क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये सर्व समीका के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अच्छी तरह से, ये मेरी वीडियो अभी तक ट्रेंडिंग में है। अगर आप समीकरण तथा सर्व समीका सर्च करते हैं तो सबसे पहले मेरी ही वीडियो आपको आएगी, वहां से आप देख लीजिए। फिर भी मैं यहां समझा देता हूं। सर्व समीका क्या होता है मेरे दोस्तों कि x के किसी भी मान को रख देने पर, क्या x के यक्ष का कोई भी मान अगर आप रख दें, दोनों पक्षों का मान अगर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो होती है आपकी मेरे दोस्तों सर्व समीका होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दिया था, देखिए 2x + 3 = 5। यदि x का मान मैं 1 रख देता हूं तो इसका दोनों पक्ष बराबर हो गया। क्योंकि x का मान अगर मैं 1 रख दूं 2 × 1 + 3 बराबर हो जाएगा। इधर 5 है, 3 और 2 5 हो जाएगा। लेकिन क्या यहां पर मैं x का मान 2 रख दूंगा तो क्या दोनों पक्ष बराबर होगा?
नहीं होगा, क्योंकि 2 दूना 4 3 7 हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने सर्व समीकरण के बारे में मैंने बताया कि x का कोई भी मान हम समीकरण में रख देंगे तो दोनों पक्षों का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बराबर हो जाएगा। अगर x का कोई ना कोई अगर खास मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका कहलाएगा समीकरण। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, समीकरण कहलाएगा। तो ये आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन जो था आपका गलत हो गया। दूसरा जो आपका कह रहा है कि दूसरा दिया था आपका, देखिए 2x + 1 बराबर 2x + 2, यही दिया था। तो x का मान सबसे पहले देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2x और +2 हो जाएगा। तो x का कोई भी मान रख करके आप देख लीजिए दोनों पक्ष बराबर होगा। x का मान अगर मैं 1 रख देता हूं तो 2 1 + 1 बराबर, इधर भी 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 2 कर देंगे। तो देखिए 2 2 दूना 4, 4 बराबर 2 + 2 4 हो जाएगा। देखिए बराबर हो गया। अब इसका मान मैं रख देता हूं 10 ही रख देता हूं। आपके दिमाग में होगा कि मैं 10 रख करके चेक करता हूं क्या दोनों पक्ष आपका बराबर आ रहा है। तो 2 इसमें रख देंगे, देखिए 10 + 1 बराबर 2 × 10 + 2। तो 10 1 कितना होगा, 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ 10 दूना 20 + 2 22। तो देख रहे हैं मेरे दोस्तों, x का कोई भी मान मैं रख रहा हूं, दोनों पक्षों का जो मान है आपका बराबर आ रहा है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका सर्व समीकरण है। तीसरे क्वेश्चन में अगर आप रखेंगे, जैसे आपका था 4x बराबर 2x + 6, यहाँ x का मान 1 रख दीजिए तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा, सिंपल बात, ये भी कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 था, इसमें कुछ संभव नहीं है। तो सर्व समीकरण और समीकरण से अगली बार हो सकता है दोस्तों कि समीकरण के बारे में ही दे दे, प्रश्न ऐसे ही आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा। फिर भी मैं 10 वीडियो तक लूंगा, 10 दिन की आपकी रणनीति है। इस रणनीति में 100% इस बार आपको 25 में 25 लाएंगे ही मेरे दोस्तों। अगली बार आपका 20 तक आ रहा था, इस बार 25 तक पूरा अच्छे तरह से आएगा, टेंशन आप ना लीजिएगा। एक एक चीजों को मैं क्लियरिफाई आपको करते चलूंगा। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया था मेरे दोस्तों वो था 3 के पावर x + 2। क्या था क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो था 3 के पावर x + 2 बराबर 81 था। तो आपका पूछा था कि x का मान क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्तों, तो पूछा था कि x का मान क्या होगा। जरा सोचिएगा कि 3 के पावर x है, तो भैया 3 के पावर x है तो 81 को भी हम 3 के पावर x के रूप में लिखेंगे, तभी तो आपका संभव है। यही इंडिकेट कर रहा है, ये जिसके पावर है इस 81 को भी उसी के पावर के रूप में हम करेंगे। तो सबसे पहले 81 का हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे, 3 से करेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो आपका 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो आपका 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 3 कितनी बार, 1 2 3 4। तो क्या मैं 81 को 3 के घाते 4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं? क्या मैं जैसे 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 कर रहा हूं तो क्या इसको 3 के घाते 4 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, क्योंकि 3 के घाते 4 का मतलब है 3 का गुणा 4 बार। जब इसको करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 3 के घाते x + 2 बराबर 3 के घाते 4 हो जाएगा। अब देखिए यह किसी के पावर इतना भी है और इसके पावर भी इतना ही है। कहने का मतलब समान, देखिए समान, देखिए ये बेस इसका भी समान है और इसका भी बेस आपका समान है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे सिचुएशन हम करते हैं घातांकों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। जब आधार दोनों का समान हो तो घातांकों की हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो यहां लिख लेंगे, देखिए घातांकों की तुलना करने पर, जब घातांकों की तुलना करेंगे तो घातांक 3 के घात कितना है, x + 2, तो x + 2 बराबर ये 3 के घात कितना है, 4 है। तो x का मान पूछा था तो 4, ये 2 जब इधर आएगा तो आपका -2 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। तो उसमें से आपका 4 विकल्प में से एक विकल्प आपका 2 दिया था और यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इतने बहुविकल्पी आपके प्रश्न थे। अगला जो आपका क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन था और ठीक ठाक क्वेश्चन था। अगला जो आपका क्वेश्चन था आपको गुणनखंड करने के लिए दिया कहा था, और गुणनखंड संकल्पना का इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरह से मैंने पढ़ाया है दोस्तों कि यदि आपने देखा होगा तो ये गुणनखंड आपका गलत तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी मैं अच्छी तरह से समझाता हूं। दिया था क्वेश्चन नंबर आपका 6
कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, इसको कह रहा था आपको हल करने के लिए। इसको क्या करना था मेरे दोस्तों, हल करने के लिए कह रहा था। तो हमने आपको यह बताया था कि यक्स का यहाँ यक्स वर्ग कोई गुणांक है नहीं है तो 1 मान लेंगे, और यहाँ पर 6 है, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, मतलब अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक का क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो अचर पद का 1 गुणुत्ते 6 हो जाएगा तो बराबर 6 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 6 आएगा। और 6 का हमें क्या कर लेना था, गुणनखंड कर लेना था। यदि मैं 6 का गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणुत्ते 3 आएगा। यदि मैं 6 का गुणनखंड करूं तो 2 गुणुत्ते कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसके गुणनखंडों को ऐसे 2 भागों में बांटना था। यदि मैं गुणा करूं तो 6 आए, जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे क्या प्राप्त हो मेरे दोस्तों, 7 प्राप्त हो। तो ऐसा इसमें कुछ पॉसिबल है, तो यहां पर मैं 1 का और गुणा कर देता हूं, कोई इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 यहां 2 चीजें आपके पास ध्यान रखनी है कि आपको लाना है जोड़ने या घटाने पर 7 और गुणा करें तो 6 आए। तो क्या आप लिख सकते हैं 1 गुणुत्ते 6, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं तो जहां पर आप बैठे हैं वहीं से बोलिए हाँ लिख सकते हैं। तो 6 कम 6 और 1 में यदि मैं 6 को जोड़ दूं तो क्या मुझे 7 प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो क्या मैं 7 को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 एक्स प्लस 6 बराबर 0, क्या मैं इतना लिख सकता हूं क्या। क्योंकि देखिए 6 कम 6 मुझे मिल गया और 6 में मैंने 1 जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया, 7 मिल गया। इसका मतलब मेरा जो कैलकुलेशन वो ठीक सही चल रहा है। अब अगर इसको मैं आगे बढ़ूं तो हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहां कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होगा। अब 6 का एक्स में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में मैंने बताया था कि 2 का हम पेयर बना लेते हैं, तो 2 का हमने पेयर बना लिया। अब इन दोनों में देखिए आपका कुछ कॉमन दिख रहा है, तो जी हाँ आपका कॉमन दिख रहा है दोनों में। देखिए x कॉमन है, क्या है मेरे दोस्तों, x कॉमन है। तो जब हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 होगा, क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x में यदि x स्क्वायर में करें तो x गुणुत्ते x हो जाएगा, माइनस इसको करें 6 गुणुत्ते x हो जाएगा। अब x मैं इन दोनों में कॉमन कर लूं, मतलब कि ऐसे आपका देखिए ब्रैकेट है। अब इस x को मैं ब्रैकेट से अगर बाहर कर दूं, ऐसे इसको भी मैं ब्रैकेट से क्या कर दूं, बाहर कर दूं, तो क्या x माइनस 6 ही तो बचेगा, x माइनस 6 ही तो बचेगा, क्योंकि फिर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 6 का x में गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, नॉर्मल बात है। तो x माइनस 6 हो गया। अब इसमें बताइए क्या कॉमन है, इसमें था क्या आपका माइनस x प्लस 6 था कि नहीं था। अब जरा एक बात मेरे को बताइएगा, तो यहां पर देखिए मैंने कुछ नहीं किया, तो भाई 1 इंटू एक्स तो कर ही सकते हैं। अब ये माइनस है तो इसको मैं ऐसा नहीं करता हूं, माइनस इसमें और इसमें हो जाएगा, देखिए 6 इंटू माइनस 1 कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो फिर आपका प्लस हो जाएगा, और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो वही माइनस 6 का भाई माइनस 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस 6 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखिए माइनस 1 दोनों में क्या है मेरे दोस्तों, कॉमन है, क्या है आपका कॉमन है। तो माइनस 1 यदि मैं कॉमन ले लूंगा, जब पूरा इस कॉमन हो गया आपका, तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा जरा बताइएगा मेरे को। अगर माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो यही ना बचा, प्लस x माइनस 6 बचा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 6 इतना बराबर 0, लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं। जब इतना मैं लिख सकता हूं, अब देखिए ये आपका एक अलग पेयर बना, ये आपका अलग पेयर है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इसमें x माइनस 6 है, इसमें भी x माइनस 6 है, तो जब मैं x माइनस 6 कॉमन ले लूंगा तो आपका क्या इसमें से x बचेगा और इसमें से बचेगा माइनस 1 बराबर 0, बराबर 0 दिया है, इसका मतलब आपका x का मान पूछा है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, इधर जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। पुनः x माइनस 1 भी बराबर तो 0 है,
तो यहाँ लिखेंगे पुनः x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर -1 इधर जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये था मेरे दोस्तों कि ये कह रहा था कि यहाँ पे x का वह मान ज्ञात करिए जिसको इस समीकरण में रख देने पर इस दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बराबर हो जाएं। तो x में यदि मैं 6 भी रख दूंगा तब पर भी इसका मान बराबर होगा, मतलब कि रख देंगे तो इसका मान 0 के बराबर आएगा, या फिर मैं 1 भी रख दूंगा तब पर भी इसका मान 0 के बराबर होगा। कुल मिलाकर के यदि आपका बराबर दे दिया तो उसमें x का मान ज्ञात करना है, वह मान क्या होगा। तो देखिए द्विघाती बहुपद है, द्विघाती समीकरण है, तो यक्ष का 2 मान होगा, मतलब कि इसके 2 शून्यक होंगे, मतलब यक्ष के 2 मान होंगे जिसको इस समीकरण में रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई हो आपको। अगला जो आपका क्वेश्चन कर रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगला भी आपका क्वेश्चन ठीक ठाक और बढ़िया क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर 2018 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बस उसमें डिजिट आपकी मेरे दोस्तों चेंज थी। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए कह रहा था देखिए कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। क्या मेरे दोस्तों कह रहा था, देखिए कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपका फिर पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा बस घुमाएगा और आपसे पूछ लेगा कि क्या होगा एक पुस्तक का आपका मूल्य। तो देखिए समझिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा था 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमें एक पुस्तक का मूल्य पूछा है, तो एक पुस्तक का मूल्य तो पता होना चाहिए कि कितना होगा। तो हम मान लेंगे कि माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपए। क्या होगा, एक पुस्तक का मूल्य बराबर क्या होगा, x रुपए होगा। अब कह रहा है तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा भैया, तो हम लिख लेंगे 5 पुस्तक का मूल्य बराबर क्या 5x होगा। क्या एक पुस्तक का अगर x है तो 5 पुस्तक में अगर हम पूछ रहे हैं 1 रुपए की हमें 2 टॉफी मिल रही है, तो 5 रुपए में कितना होगा, तो इस 2 का गुणा करेंगे ना तभी तो हमको 10 मिलेगा। तो उसी प्रकार से एक पुस्तक का मूल्य यदि x है तो 5 पुस्तक का कितना होगा, 5x होगा। सिंपल बात है, 5x होगा। और आगे कह रहा है 7 पुस्तकों का मूल्य, तो भैया यहां पर हम लिख लेते हैं 7 पुस्तक का मूल्य बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, सिंपल बात। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है भैया, 5 पुस्तक का जो मूल्य है भैया 5x है, और 7 पुस्तक का जो मूल्य है भैया हमने लिख दिया यहाँ पर 7x है। इतना बात ये बोला। अब कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य, ये जो 5 पुस्तक का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। कहने का मतलब यह है कि 5 पुस्तक का जो मूल्य है वो मूल्य 7 पुस्तक का अगर मूल्य से ये क्या है, 14 रुपए का है। कहने का मतलब यह है कि 2 व्यक्ति हैं, समझने की कोशिश करिए, इन्होंने 7 पुस्तक खरीदी, ठीक है, और इन्होंने 5 पुस्तक खरीदी। इन्होंने 5 पुस्तक खरीदी और इन्होंने 7 पुस्तक खरीदी, तो इनके कंपेयर में 14 रुपए ये ज्यादा दिए, क्योंकि भाई 7 पुस्तक खरीद रहे हैं तो 14 रुपए ज्यादा दिए, और ये 5 खरीदे तो इनको मतलब कि इनको इनसे 14 रुपए कम देना पड़ा। अब दोनों को यदि मैं बराबर करूं तो बराबर तो होगा नहीं दोनों का मूल्य। अगर मेरे को बराबर करना है तो अंतर दोनों में कितना है भैया, अगर इसमें 14 रुपए अगर मैं जोड़ दूं तो भाई 7 पुस्तक के मूल्य के बराबर है कि नहीं, क्योंकि कह रहा है यहाँ देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। मतलब कि 5 पुस्तक में जितने में हमने खरीदा वो 14 रुपए मैंने 7 पुस्तक मतलब इस बात को समझिएगा,
जिसने 7 पुस्तक खरीदी और जिसने 5 पुस्तक खरीदी, तो जिसने 5 पुस्तक खरीदी वो 14 रुपए कम दिया 7 पुस्तक खरीदने वाले कंपेयर में, कम खरीदा। और यदि मैं 14 रुपए अगर इसमें जोड़ दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने भी 7 पुस्तक खरीदा भाई, क्योंकि 14 रुपए ही कम दे रहा है ना, 5 पुस्तक खरीद करके इसके से 14 रुपए कम कर दे रहा है। तो या तो फिर मैं 14 रुपए इसमें जोड़ दूं या फिर 14 इसमें से मैं घटा दूं, दोनों पक्ष क्या हो जाए आपका बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स का मान निकाल करेंगे। ये 7 है, ये 5x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 7x इधर हो जाएगा -5x बराबर हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों 14 हो जाएगा। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा देखिए 2x बराबर आपका 14 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 14 बटा के 2, 2 सत्ते 14, मतलब कि एक पुस्तक का मूल्य कितना था मेरे दोस्तों, 7 रुपए था। कितने था, एक पुस्तक का मूल्य आपका 7 रुपए था। अब इसको मैं आपको डिटेल में आपको समझा देता हूं ये क्या कहना चाहता था। इसने बोला 5 पुस्तक का मूल्य, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना था, 5x था। तो एक पुस्तक का मूल्य हमने 7 रुपए निकाला, तो 7 का भाई 5 पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 5 गुणित 7 बराबर आपका 35 रुपए हो जाएगा, 35 रुपए हो जाएगा। अब 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 7 गुणित 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 49 रुपए हो जाएगा। तो ये बताइए 35 बराबर 49, क्या मैं 35 बराबर 49 कर सकता हूं, नहीं ना, वही इसीलिए मैंने यहाँ 5x बराबर 7x तो नहीं कर सकता था। अब इसने ये बताइए जरा कितने रुपए आपका ये भाई 35 कितना कम है 49 से, दोनों का बराबर करना है तो कितना कम है। तो 49 में से अगर मैं 35 को घटाऊंगा तो आपका 14 होगा, क्या 14 होगा। तो भाई 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 कम है, यही बात बोलना, 14 कम है। तो 5 पुस्तक में यदि मैं 14 जोड़ दूं तो क्या 49 के बराबर 49 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या फिर मैं 49 में से भी 14 घटा दूंगा, तब पर भी दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। और यहां पर मेरा आयाम दोनों पक्षों को बराबर ही तो करना था, बराबर ही करना था, और यहां से हमने x का मान निकाल लिया। ये आपका फुल कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। और अगला जो आपका क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे दोस्तों, उसको देखिएगा कि कह रहा था कि a+1/a बराबर 3। ये देखिए मैंने कई बार करवाया है इस क्वेश्चन को, और इससे पहले जितने भी चीजों को मैंने कराए हैं जो वीडियो में, वो आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस बेस्ड पे आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये 90% है, सिर्फ चेंज करेगा, यही पूछेगा जरूर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि a+1/a बराबर आपका 3 दिया है, और आपसे पूछा है a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। कह रहा था कि a+1/a का मान 3 है, तो आपको a² + 1/a² का मान कैसे पता करेंगे, कि हमको क्या करना है, इसकी अधिकतम घात कितनी, 2। इसका मतलब सिंपल बात, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसका वर्क करना है। 2 का मतलब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे आप, वर्क कर देंगे। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे आप, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा देखिए a+1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर। क्या मैंने आपको बताया है कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, बताया है क्या। जब यहां पर a था तो यहां पर a² हुआ, यहां पर भी a है तो यहां पर भी आपका a² हो जाएगा, प्लस यहां पर b था तो यहां पर b² हुआ। अब b की जगह पर यहां क्या है आपका 1/a है, तो 1/a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a, यहां पर a था तो यहां पर a हुआ। अब इस a की जगह पे यहां पर भी आपका a है, इंटू b था। अब इस b के जगह पे यहां पर b था तो यहां पर b हुआ। अब इस b की जगह आपका क्या है, 1/a है, तो 1/a कर लेंगे, बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो देखिए a से आपका a कट गया। जब a से a आपका कट गया तो यहां पर आपका हो जाएगा देखिए a² + 1/a² प्लस यहां पर क्या बचा आपका, देखिए 2 बराबर का 9। तो क्या यही आपको पूछा था, क्या a² + 1/a², यही पूछा है। तो अब इसका मतलब इस 2 को अगर हम इधर भेज दें तो आपका a² + 1/a² का मान पता चल जाएगा। यहां लिख लेंगे देखिए a² + 1/a² बराबर 9, इधर कर देंगे तो 9 - 2
बराबर 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका 7 आएगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और देखिए अब आपसे और घुमा करके क्वेश्चन इस बार हो सकता है पूछे, क्या पूछा जा सकता है, ऐसे दे देगा देखिए कि a प्लस 1/a का मान आपका 3/2 है, तो ध्यान रखिएगा, तो आपसे a² प्लस 1/a² का मान पूछ दे, या फिर a³ प्लस 1/a³ का मान पूछ दे, या फिर ऐसे दे दे आपका, या ऐसे दे सकता है आपका, देखिए कि 2a प्लस 1/a या फिर 1/2a का मान बराबर मान लेते हैं आपका 3/2 दिया है, तो आपसे पूछ सकता है देखिए 8a³ प्लस 1/8a³, इसका मान ज्ञात करिए। तो ऐसे भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए कितना हुआ पावर? 3 हुआ ना, 3 हुआ, इसका मतलब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों? घन करेंगे। क्या करेंगे? घन कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग कॉन्सेप्ट जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट हम समझाते आपको चल रहे हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या पूछा है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। कह रहा है कि एक बगीचे में 2025, मतलब कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं, उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पत्तियां हैं। कुल पत्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं? प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं? प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं? अब देखिए समझिएगा इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। मतलब कोई बगीचा है आपका, कोई मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं आपका एक बगीचा हो गया। इस बगीचा में कह रहा है कि 2025 पौधे लगे हैं, लेकिन ये लगाए कैसे गए हैं? कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं। अगर मान लेते हैं ये आपका पंक्ति हो गई, ये आपकी पंक्ति हो गई कि नहीं हो गई? तो कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं। मतलब हर एक पंक्ति में मान लेते हैं अगर 5 पौधा लगा है, कितना पौधा लगा? 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं 6 पौधा लगा है, उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पत्तियां। कहने का मतलब अगर एक पंक्ति में अगर आपका 6 पौधा लगा है तो कुल पत्ती भी कितनी है? 6 है। अगर एक पंक्ति में अगर आपका 6 पौधा लगा है तो कुल पत्ती कितना है मेरे दोस्तों? 6 है। यही बात बोल रहा है। लेकिन इसमें पूछा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं, तो हमें तो पता नहीं है कि कितने पंक्ति में कितना पौधा लगा है। तो हम मान लेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में कितना पौधा लगा है? x लगा है। जब x पौधा लगा है तो पंक्ति भी कितनी होगी? x ही होगी। तो इधर आपकी टोटल जो पंक्ति होगी भी मेरे दोस्तों, वो भी आपकी x होगी। और इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें टोटल पौधे कितने मिले हैं? 2025 मिले हैं। यही बात बोल रहा है ना कि टोटल काउंटिंग करेंगे। जैसे अगर मेरे पास, जैसे मान लेते हैं एक पंक्ति मान लेते हैं 5 पौधा है, एक दूसरे पंक्ति में भाई 1 2 3 4 5 5 5 10, 5 3 15, 5 4 आपका 20, अब 5 5 25, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? तो एक पंक्ति में यदि 5 पौधा लगा तो टोटल पत्तियों की संख्या भी कितने हैं? 5 है। तो 5 का 5 में हम अगर ऐसे बोल देता कि एक बगीचे में, सिंपल तरीके देखिए, 25 पौधे लगे हैं। सिंपल तरीका समझिएगा
एक बगीचे में पत्ती में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पत्तियां हैं। तो भैया मान लेते हैं भैया 25 पौधे लगे, तो एक प्रत्येक पत्ती में उतने पौधे, भैया 5 पौधे लगे हैं हमने बता दिया, तो पत्तियों की संख्या भी कितनी होगी आपकी, 5 ही ना होगी। तो 5 में देखिए 5, 10, 15, 20, 25, तो भैया 5 में 5 का गुणा करेंगे तब तो हमें 25 मिलेगा। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि प्रत्येक पत्ती में उतने ही पौधे लगे, तो हमको पता नहीं कितने पौधे लगे हैं, तो मान लेंगे कि x पौधे लगे हैं और पत्तियां भी कितनी है आपकी, x हैं। तो अब प्रश्नानुसार हम कर लेंगे। प्रश्नानुसार भैया x में x का हम गुणा करेंगे तो हमें मिला कितना, 2025 मिला कि नहीं मिला, मिला ना। अब x स्क्वायर बराबर करेंगे तो आपका 2025 मिल जाएगा। अब x का मान ज्ञात करेंगे, कहने का मतलब इन दोनों का आपको क्या करना था मेरे दोस्तों, वर्गमूल निकालना था। इसको करेंगे तो देखिए आपका ये हो जाएगा 45 गुणित 45 कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका देखिए 45 पौधे, मतलब प्रत्येक पत्ती में 45 पौधे लगे थे और कुल पत्तियां कितनी थी, 45 ही थी। तो यही आपसे पूछा था प्रत्येक पत्ती में कुल कितने पौधे लगे थे, तो भैया प्रत्येक पत्ती में कुल कितने पौधे लगे थे, आपका 45 लगे थे। इसका सिर्फ आपको क्या करना था, आपका वर्गमूल निकालना था। तो वर्गमूल निकालना है तो आपका देखिए ऐसे अगर आप कहें तो गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या फिर भाग विधि से, मैंने बताया ही है। 2-2 का पेयर बना लीजिए तो इसमें कितना जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 4 आया, फिर ये इसको पूरा उतार लेंगे, 4 4 आपका 8 हो जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। देखिए 5 5 25 के 5, 8 5 40 4, 5 5 25 के 5 और हासिल कितना हो गया आपका 2, 8 5 40, 2 42, सॉरी यहाँ 2025 रहेगा मेरे दोस्तों, सॉरी क्षमा करिएगा, 2025 रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका देखिए 2 हो जाएगा, तो इतना आपको काट देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 5 बार में चला जाता है। टोटल कितना आपका आया, वर्गमूल आया 45 आया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था दोस्तों एक पुस्तक का मूल्य, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा था कि एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है। इसी प्रकार की 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल था, आपको गुणा करना था। कैसे, देखिए कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपए है, तो इसी प्रकार इतना पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करिए। हम पूछ रहे हैं दोस्तों सिंपल, आपकी भाषा में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइएगा एक पुस्तक का मूल्य यदि 5 रुपए है तो 2 पुस्तक का मूल्य क्या होता है, 2 गुणित 5, भाई 2 में 5 का गुणा करते हैं, आपका आता है 10। तो उसी प्रकार से एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना दिया है, 5x² + 2x + 1 दिया है, यही ना दिया है। अब आपसे पूछा है देखिए 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य, तो यहां लिख लीजिए 2x + 5 पुस्तक का मूल्य बराबर 2x + 5 गुणित 5x² + 2x + 1। अब कैसे गुणा करना, देखिए इस 5, ये जो 2x का है ना, इस 2x का इस पूरे में गुणा कर दीजिए। आपको आसान तरीका मैं बताता हूं, ऐसे लिख लीजिए, देखिए 2x इसके बाद पूरे को लिख दीजिए, देखिए 5x² + 2x + 1। 2x के आगे इसको पूरा लिख दीजिए, इसका क्या है +5 लिखा है, +5 लिख लीजिए, इसके 5x² + 2x + 1 लिख दीजिए, इसके आप खोल दीजिए। सिंपल तरीका, या फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, इसका प्लस दिया है +5 का इसमें गुणा, फिर 5 का इसमें गुणा, +5 का इसमें गुणा। अब करेंगे देखिए 5x² का 2x में करेंगे, देखिए 5 दूना के 10, x² और x जुड़ेगा तो आपका x³ हो जाएगा, प्लस 2x का 2x में करेंगे तो 2 दूना के 4, x में x जुड़ेगा तो मतलब 4x² हो जाएगा, प्लस 1 में 2x का करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, प्लस 5x² में 5 का करेंगे तो 5 बचे 25x², प्लस 5 दूना के 10x + 5। अब देखिए अधिकतम घात कितना, 10x³
अब देखिए ये तो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर है, यहाँ x की घात 2 है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 25 और 4 कितना हो जाएगा आपका 29x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2x, यहाँ 10x, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 12x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यही होगा मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, और ये अति लघु उत्तरी का आपका आखिरी और जो है आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, और ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजिया दिया था, दिमाग घुमा दिया था, ये कैसे आपका होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि -1/2, क्वेश्चन नंबर जो 11 था आपका, -1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल बात करा था। -1/2 और किसके 5/4, इन दोनों के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना था। तो देखिए सबसे पहले समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर, दूरस्थ का मतलब होता है दूर। मतलब कि -1/2 और 5/4 के बीच में हमें दो समदूरस्थ संख्याएं लिखनी थी। मतलब कि वो दोनों संख्याएं लिखनी थी कि इसके और इसके बीच की दूरी, और इस संख्या से इस संख्या के बीच की दूरी, और इस संख्या से इसके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो दोस्तों इसमें से समदूरस्थ संख्याएं आपको ज्ञात करना था। तो सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूर हो। तो इन दोनों के बीच आपको परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी थी। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए सिंपल बात, अगर इसको आपको देखिए सिंपल बात क्या कर लीजिए कि दोनों का भाग दे लीजिए। तो एक में यदि मैं 2 का भाग दूंगा तो आपका आएगा -0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5 आएगा। देखिए एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूं। 5/4 में भाग देंगे तो आपका आएगा 1.25 आएगा। कितना आएगा 1.25 आएगा। अब आपको पूछ रहा है दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना है। तो समदूरस्थ संख्या के बारे में हमने बताया कि मतलब जो भी संख्या होंगी वो क्या होंगी, अपने आप में समान दूरी पर होंगी, यही होंगी। तो अब सबसे पहले आप देखिए एक संख्या रेखा पर हम इसको आपको दर्शा कर दिखाएं तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा देखिए 0। अब इधर है देखिए -0.5। तो अगर मैं इसको अगर लिखूं तो यहाँ 25 का है, तो ऐसे लिखूंगा तो इधर आपका आएगा देखिए -0.25 होगा, मतलब -0.25। क्योंकि बाएं हम लोग जब जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर आएंगे देखिए 0.5 होगा माइनस में, फिर इधर आएगा आपका 0.75 होगा, फिर आपका हो जाएगा देखिए -1 हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए 1.5 करना है तो हम इधर अगर बढ़ेंगे आपका देखिए तो 0.25 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 0.5 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 0.75 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका 1 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1.25। तो आपको पूछा किसका था, देखिए 0.5 और 1.5 के बीच में ये जो है आपका क्या है मेरे दोस्तों, ये देखिए। अब देखिए इसके और इसके बीच की दूरी कितना है भैया, +2.5 की है कि नहीं है, +2.5 है, मतलब कि +0.25 इन दोनों के बीच की दूरी है 0.25। फिर इसमें अगर ऐड करेंगे तो देखिए 0. सब के बीच की दूरी अगर देखा जाए समान है कि नहीं है या नहीं है। तो आप पूछ रहा था समदूरस्थ संख्याएं लिखिए, तो आप लिख सकते हैं देखिए कि माइनस ये आपका कितना है 0.75, मतलब आप लिख सकते हैं दोस्तों, 2 ही पूछा था तो आप लिख सकते हैं कि -0.75 है, तो इसको आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों -75/100। इसको अगर आप कट करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों माइनस कितना हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा आपका देखिए -3/4 हो जाएगा। और अगर आप लिखना चाहें तो देखिए 0.25 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। दूसरी परिमेय संख्या देखिए मैं लिख रहा हूं, तीसरी आपकी तो 0 हो जाएगी, चौथी आपका देखिए 1/4 हो जाएगा।
तो ऐसे ही आपसे 2 पूछा था, तो इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ले सकते हैं, 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 इसको ले सकते हैं। तो ये सभी संख्या देखिए समान समान दूरी पे है ना, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं आपकी, मतलब समदूरस्थ संख्याएं हैं। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? तो यही आपसे पूछा था। और ध्यान रखिएगा, आपका ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए अगली बार हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बना करके पूछ दे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या निकालने कई तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है 2 पूछा है तो इन दोनों में हम क्या करें, पहले हर बराबर करके 3 का गुणा करके भी हम आपको ज्ञात कर सकते हैं। जितना पूछे उसमें 1 जोड़ करके उसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी वीडियो भी लंबी ना हो और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए मेरे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।